हम 2025 के एक चौथाई से अधिक रास्ता पार कर चुके हैं और हम अभी भी नए, रचनात्मक और उन्नत फिशिंग हमलों से जुड़ी कहानियां देख रहे हैं। एक ऐसा शब्द जिसका पहली बार इस्तेमाल 1990 के दशक के अंत में हुआ था और जो 2000 के दशक के मध्य में लोकप्रिय हुआ था, आज भी सुर्खियां कैसे बटोर रहा है। यह तकनीक और कितनी परिष्कृत हो सकती है? यह अभी भी समस्या कैसे बनी रह सकती है? आपका स्वागत है नेस्ट न्यूज रिव्यू एपिसोड 3। हम अभी भी फिशिंग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इस प्रश्न का एक संक्षिप्त उत्तर है और वह यह है कि आप फिशिंग को एक प्रकार के हमले के रूप में सोच सकते हैं जो मनोविज्ञान का लाभ उठाकर एक सतत मानव आदत आधारित जोखिम का शोषण करता है। एक फिशिंग फंदा हमें क्लिक करने के लिए उकसाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी तत्काल सुविधा या कथित तात्कालिकता हमें ड्राइविंग करते समय गति सीमा से अधिक चलाने के लिए प्रेरित कर सकती है, हालांकि हम ज्ञात जोखिमों से अवगत होते हैं। इसीलिए हमें सामान्यतः गार्डरेल्स, जिनसे हमारे कृत्यों के जोखिम को कम किया जा सकता है, से लाभ होता है। उदाहरण के लिए, स्पीडिंग के मामले में गार्डरेल्स स्पीड लिमिटिंग तकनीक हो सकती है, या ड्राइवर अलर्टनेस डिटेक्शन तकनीक, या हाईवे पर रंबल स्ट्रिप्स जो हमें सही दिशा में धकेलने और दुर्घटना की संभावना को कम करने के लिए डिजाइन की गई हैं। फिशिंग के मामले में, या ऐसी गतिविधि जिसका सुरक्षा पर प्रभाव होता है, हम इन गार्डरेल्स को रिस्क इंटरसेप्शन लेयर्स के रूप में सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए, ईमेल फिल्टरिंग तकनीक जो दुर्भावनापूर्ण फिशिंग लिंक को प्राप्तकर्ता तक पहुंचने से पहले पकड़ने की कोशिश करती है, या दूसरी तकनीक जैसे कंटेंट डिसआर्म एंड रिकंस्ट्रक्शन या CDR तकनीक, जो संभावित रूप से खतरनाक ईमेल संलग्नकों को अधिक सौम्य रूपों में परिवर्तित करती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और PDF दस्तावेजों को टेक्स्ट दस्तावेज ओ में बदलना, पहले उन्हें प्राप्तकर्ता को पहुंचाए जाने से पहले। यह इस अंतःक्रिया के बीच संतुलन स्थापित करने जैसा है जो चुनौती को दर्शाता है। एक और, गार्डरेल्स या रिस्क इंटरसेप्शन लेयर्स का उपयोग उपयोगकर्ताओं के लिए एक निरंतर साथी के रूप में और साथ ही उसके साथ जागरूकता कार्यक्रमों का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं की क्षमता बढ़ाना ताकि वे फिशिंग फंदों की पहचान कर सकें। गूगल थ्रेट इंटेलिजेंस ग्रुप GTIG में रोहित नाम्बियार द्वारा एक रिपोर्ट इसे स्पष्ट करने में मदद करती है। कहानी एक नवीन और असामान्य फिशिंग अभियान का वर्णन करती है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल RDP कॉन्फ़िगरेशन फाइलें ईमेल संलग्नक के रूप में भेजी गईं। ये टेक्स्ट फाइलें हैं जो रिमोट डेस्कटॉप सत्र सेटिंग्स को सम्मिलित करती हैं। RDP विंडोज़ सिस्टम्स को दूरस्थ रूप से कनेक्ट करने का एक सामान्य तरीका है, उदाहरण के लिए सर्वर से कनेक्ट करते समय। इस मामले में फिशिंग अभियान ने RDP द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमता का लाभ उठाया, स्थानीय कंप्यूटर पर मौजूद संसाधनों जैसे स्थानीय फ़ोल्डर्स, मैप्ड नेटवर्क फ़ोल्डर्स, कंप्यूटर क्लिपबोर्ड और यहाँ तक कि हार्डवेयर सुरक्षा कुंजियों को रिमोट कंप्यूटर पर उपलब्ध कराने के लिए। अगर हम इसे जोखिम न्यूनीकरण के दृष्टिकोण से देखें, अर्थात तो क्या मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, तो हम कई रिस्क इंटरसेप्शन लेयर्स पर विचार कर सकते हैं। ईमेल सुरक्षा परत RDP सत्र फाइलों को ब्लॉक करने के लिए कॉन्फ़िगर की जा सकती है, जिससे वे बेकसूर उपयोगकर्ता के मेल बॉक्स में पहुंचने से पहले ही रोकी जा सकें। हालांकि चूंकि कोई एकल नियंत्रण पर्याप्त नहीं है, हम नेटवर्क लेयर नियंत्रण भी देख सकते हैं, जहां इंटरनेट आधारित RDP कनेक्शनों को डिफ़ॉल्ट रूप से ब्लॉक किया जाता है, सिर्फ पूर्व निर्धारित अनुमोदित गंतव्यों की सूची, एक तरह की अलाउ लिस्ट को छोड़कर। प्रक्रिया के दृष्टिकोण से इस अलाउ लिस्ट में परिवर्तन करने के लिए एक चेंज रिव्यू बोर्ड से गुजरना आवश्यक होगा, जिसमें IT टीम, सिक्योरिटी टीम और अन्य सदस्य शामिल होंगे। इस तरह कई जोड़ी आंखें परिवर्तन की समीक्षा करती हैं, इससे पहले कि इसे उत्पादन में डाला जाए, और किसी गलती की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति के कंधों पर नहीं रहती।
तकनीकी और प्रक्रिया स्तरीय नियंत्रण के संयोजन से इस प्रकार के परिष्कृत फिशिंग हमले के सफल होने की संभावना को कम किया जा सकता है। अन्य उदाहरणों पर स्थित मानव आदत आधारित जोखिम। कैसे रहेगा बिना उपयोगकर्ता के जाने उपयुक्त मुफ्त ऑनलाइन यूटिलिटीज जो नकली या ट्रोजन युक्त होती हैं का उपयोग, या मुक्त या खुले वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होने का क्या, क्योंकि कोई स्पष्ट विकल्प नहीं होता, या मुफ्त या क्रैक्ड सॉफ्टवेयर या फिल्में डाउनलोड करने का, या एक से अधिक खातों में वही पासवर्ड फिर से इस्तेमाल करने का। ये कड़ाई से फिशिंग की परिभाषा में नहीं आते, लेकिन संबंधित समस्याओं के रूप में सोचे जा सकते हैं। अगर हम समग्र लक्ष्य को जोखिम को कम करना माने, आपके व्यक्तिगत खातों या डेटा के जोखिम को कम करना, व्यक्तिगत स्तर पर संगठन के जोखिम को कम करना, यदि आप एक सीईओ हैं, या सार्वजनिक सेवाओं और महत्वपूर्ण अवसंरचना के जोखिम को कम करना, यदि इसे सरकारी नीति के दृष्टिकोण से देखें, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ व्यावहारिक अगले कदम क्या हो सकते हैं? एक सीईओ के दृष्टिकोण से ये मुफ्त ऑनलाइन यूटिलिटी साइट्स को ब्लॉक करके जोखिम को कम करना पर्याप्त नहीं हो सकता, और उन कई साइटों के साथ अद्यतित बने रहने की कठिनाई का तो क्या ही कहें, जो नियमित रूप से गायब हो जाती हैं और अलग रूप में वापस आ जाती हैं। संगठन के उपयोगकर्ताओं को उम्मीद है कि वे अपना काम कर सकें और अपनी समय सीमा पर काम पूरा करें। यदि कुछ लोग मानते हैं कि अपनी फाइलों को कन्वर्ट करने के लिए किसी ऑनलाइन सेवा का उपयोग करना उन्हें अधिक कुशलतापूर्वक काम करने में मदद करेगा, तो केवल सुरक्षा नियंत्रण उन्हें रोक नहीं पाएंगे। और भी महत्वपूर्ण बात, सुरक्षा एक सक्षम करता है। यह उपयोगकर्ताओं को वही करने में सक्षम बनाती है जो उन्हें करना है, लेकिन सुरक्षित रूप से। इसका मतलब है कि इन दुर्भावनापूर्ण साइटों को ब्लॉक करने के अलावा उपयोगकर्ताओं को व्यावहारिक और वैध विकल्प चाहिए। धोखेबाज या स्कैम साइटों की पहचान करने के प्रशिक्षण के अलावा विकल्प, और उपयोगकर्ताओं को कुशलतापूर्वक काम करने में मदद करने के लिए व्यावहारिक और वैध विकल्प प्रस्तुत करना। भुगतान की जाने वाली सेवाओं का उपयोग करने का मतलब हो सकता है, जिसका अर्थ उच्च सुरक्षा खर्च हो सकता है, जिसका मतलब बजट के लिए अधिक औचित्य। खुले वाईफाई या हवाई अड्डे के वाईफाई से न जुड़ने की सलाह का क्या? इस सलाह का विश्लेषण करना उपयोगी हो सकता है। यदि आपका थ्रेट प्रोफाइल ऐसा है कि आपको किसी अनधिकृत पक्ष के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है जो सक्रिय रूप से आपके वेब ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा हो, तो खुले और मुफ्त वाईफाई, जिसमें हवाई अड्डे का वाईफाई भी शामिल है, से जुड़ना शायद बुरा विचार है। लेकिन आपके घर के वाईफाई से जुड़ना, या जब आप किसी अन्य देश की यात्रा कर रहे हों तब अपने मोबाइल डेटा का उपयोग करना भी हो सकता है। लैपटॉप की सुरक्षा की आवश्यकता का तो क्या ही कहें। यदि कोई अनधिकृत पक्ष आपके डेटा के पीछे है, तो खुले वाईफाई से बचने से वे नहीं रुकेंगे। इस प्रकार के थ्रेट प्रोफाइल के लिए आप यह सुनिश्चित करने का साधन विचार कर सकते हैं कि आपका सारा वेब ट्रैफिक हमेशा एक निजी कॉर्पोरेट नेटवर्क के माध्यम से रूट किया जाए, जिसमें एक सुरक्षा टीम असामान्यता पर निगरानी रखती हो। यह एक हमेशा VPN या एक निजी APN के माध्यम से रूट किया गया VPN हो सकता है। यह महंगा हो सकता है और यात्रा के दौरान व्यवहार्य नहीं हो सकता है। निर्भर करता है कि लक्ष्य देश में दूरसंचार प्रदाता आपके निजी APN का समर्थन कर सकता है या नहीं, या आप उस तीसरे पक्ष के दूरसंचार कैरियर पर भरोसा करते हैं या नहीं। उस बहुत अधिक जोखिमरूढ़ थ्रेट प्रोफाइल के अलावा मुफ्त या खुले वाईफाई का उपयोग करने की अधिक सामान्य समस्या यह है कि सेवा कौन प्रदान कर रहा है और वे किस प्रकार की गारंटी देते हैं कि आपका डेटा, जो उनके नेटवर्क से होकर गुजरेगा, दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। इस चिंता से संबंधित है अनजाने में दुर्भावनापूर्ण खुले वाईफाई नेटवर्क से जुड़ने का जोखिम, जिसे कभी-कभी रॉग नेटवर्क कहा जाता है, जहां एक हमला करने वाला मुफ्त वाईफाई की तलाश में अनजान लोगों को लुभाने की जानबूझकर कोशिश करता है ताकि उनका डेटा चुरा सके और दुरुपयोग कर सके। तो आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सी सर्वश्रेष्ठ प्रथा लागू कर सकते हैं?
शुरू करने के लिए अपने जोखिम स्वीकृति स्तर का विश्लेषण करना उपयोगी हो सकता है और उस जोखिम को समग्र रूप से संबोधित करने का प्रयास करना। उस समग्र जोखिम न्यूनीकरण रणनीति का एक हिस्सा खुले वाईफाई नेटवर्क से जुड़ने के लिए एक वैकल्पिक उपाय ढूंढना होगा। लेकिन इस समग्र रणनीति के अन्य तत्व क्या हैं? अपने सभी उपकरणों को पैच्ड और अद्यतित रखना, सुनिश्चित करना कि सभी सॉफ्टवेयर नियमित रूप से अपडेट हों, विशेष रूप से आपके ब्राउज़रों के। एक प्रतिष्ठित पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करना ताकि आपके प्रत्येक खाते के लिए अद्वितीय पासवर्ड हों, ब्राउज़र एक्सटेंशन से बचना, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना और निश्चित रूप से नेस्ट्रेडियो.net के साथ अद्यतित रहना और सुरक्षा खतरों से निपटने के विभिन्न दृष्टिकोण सुनना। अब मान लीजिए कि ये सब हो चुका है और आपकी सुरक्षा स्थिति मजबूत है और खुले वाईफाई ने आपकी सुरक्षा श्रृंखला में सबसे कमज़ोर कड़ी बन गया है, तो इस जोखिम को संबोधित करने के लिए आपके विकल्पों पर विचार करें। खुले वाईफाई से पूरी तरह बचना। यदि आपके पास मुफ्त वाईफाई नेटवर्क से जुड़ने के बजाय अपने मोबाइल डेटा का उपयोग करने का विकल्प है, तो यह आपके जोखिम को कम कर सकता है। इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं। तर्क यह है कि दूरसंचार ऑपरेटरों के नेटवर्क आमतौर पर बंद होते हैं और यह मान लिया जाता है कि अनधिकृत पक्ष के लिए उस ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करना अधिक कठिन और अक्सर अवैध होता है। हालांकि मोबाइल डेटा का उपयोग बहुत तेज़ी से बहुत महंगा हो सकता है, इसलिए आपको इसके लिए योजना बनानी या बजट तय करना पड़ सकता है। क्या होगा अगर आपके पास उस स्थान पर मोबाइल रिसेप्शन नहीं है और आपको आवश्यकता के चलते मुफ्त या खुले वाईफाई से जुड़ना है? हवाई अड्डे का वाईफाई, ट्रेन में वाईफाई, मॉल में इंतज़ार करते समय वाईफाई, जब आप अपने देश के बाहर यात्रा कर रहे हों तो वाईफाई। उस स्थिति में इस जोखिम को विभिन्न स्तरों पर देखें। नेटवर्क स्तर पर, नेटवर्क हमलों को रोकने के लिए, यदि आप लैपटॉप पर हैं, तो विंडोज़ या मैकओएस फायरवॉल सक्षम करने पर विचार करें ताकि उसी खुले नेटवर्क पर मौजूद अनधिकृत पक्षों से कनेक्शन सीमित हो सके। यह आपको एक जिज्ञासु अनधिकृत पक्ष से बचा सकता है जो आपके डिवाइस को कमजोरियों के लिए स्कैन करने की कोशिश कर रहा हो। डीएनएस के मामले में, यह रोकने के लिए कि अनधिकृत पक्ष यह न देख सके कि आप कौन सी साइट्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, डोमेन नाम लुकअप देखने के द्वारा डीएनएस ओवर एचटीटीपीएस या डीएनएस ओवर टीएलएस का उपयोग करने पर विचार करें ताकि डीएनएस लुकअप स्पष्ट रूप से पास न हो। व्यवहारिक दृष्टिकोण से उच्च जोखिम गतिविधियों से बचने या उन्हें स्थगित करने पर विचार करें, जैसे कि अपने बैंक में लॉग ऑन करना या वित्तीय लेन देन करना या ईमेल खातों और शॉपिंग साइटों में लॉग ऑन करना, जब तक आप एक विश्वसनीय नेटवर्क पर वापस नहीं आ जाते। वापस उस प्रश्न पर आते हैं कि फिशिंग अभी भी समाचारों में क्यों रहती है। क्यों नए हमलों को दिखाना जो चतुर फंदों का लाभ उठाते हैं, या सुरक्षा विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली नई एंटी फिशिंग तकनीकी नियंत्रण अब भी एक नवाचार क्यों है? संभवतः जितना अधिक हम फिशिंग के समाधान को एक हल हो सकने वाली समस्या के रूप में देखते हैं, जिसके लिए जैविक परिवर्तन और निर्देशात्मक एवं लागू अनुपालन का संयोजन आवश्यक है, उतनी जल्दी हम इस समस्या को लुप्त होने की स्थिति तक ले आएंगे। जैविक परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से आकार लेता है और इसकी सफलता काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करती है कि संदेश कितनी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है और इसे पुष्ट किया गया है। निर्देशात्मक परिवर्तन लागू अनुपालन के साथ तेज होता है, लेकिन इसके पास संगठन के कार्यकलापों को बाधित करने की संभावना होती है। किसी कर्मचारी को फिशिंग टेस्ट में फेल होने पर बुला लेना मोराल को प्रभावित कर सकता है। समस्या को मानव दोष के रूप में पेश करने से भी ऐसा ही हो सकता है। इसके बजाय, यदि आप इस समस्या को हल करने के लिए जैविक और निर्देशात्मक परिवर्तन के संयोजन के रूप में देखते हैं, एक सहयोग के रूप में, जैसे पर्पल टीमिंग, जो रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग का संयोजन है, जहां रक्षात्मक दलों को हमलावरों को हमले करते देखने का अवसर मिलता है और नई तकनीकों से कैसे बचाव करना है सीखते हैं। इसी तरह,
वास्तविक विश्व के फिशिंग हमलों को उपयोगकर्ताओं के साथ दिखाना और कैसे वे किसी को भी, यहाँ तक कि सबसे अच्छी तरह से तैयार इन्फोसेक्स पेशेवरों को भी धोखा दे सकते हैं, यह स्वीकृति को बढ़ा सकता है और संदेश के जड़ पकड़ने में लगने वाले समय को कम कर सकता है, साथ ही तकनीकी नियंत्रणों के साथ संगठन के लिए निरंतर कम जोखिम सुनिश्चित करने के लिए। बस इतना ही, यह था एपिसोड 3। मैं वफादारियो इजाडीनिया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड को सुनने में उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे इसे तैयार करने में आया। नेस्ट रेडियो एक पहल है जो जनित आवाज़ का उपयोग करती है साइबर सुरक्षा कहानियों और चर्चाओं को मौखिक रूप में साझा करने के लिए विभिन्न भाषाओं में श्रोताओं के साथ। यदि आपके पास ऐसी कहानियों के सुझाव हैं जिन्हें आप देखना चाहेंगे या आगे खोजने के लिए प्रश्न हैं, तो मुझे nestradio.net पर एक नोट भेजें। यदि आपको यह सामग्री पसंद आए तो अपने दोस्तों को बताएं। और याद रखें, जिज्ञासु बने रहें।